सुप्रभात मित्रों, अस्सलामु अलैकुम। आज की रात आपके लिए एक बिल्कुल अलग तरह का अनुभव लेकर आई है। आप जहां कहीं भी हों, दूर या पास, तैयार हो जाइए एक भयावह यथार्थ का सामना करने के लिए। चट्टोग्राम के मोहम्मद राकिब हुसैन के जीवन की ऐसी एक घटना जिसे सुनने के बाद आपके शरीर में सिहरन दौड़ना तय है। दोस्तों, हम में से कई लोग जिनको केवल अशुभ शक्ति मानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इंसानों की तरह जिनों के बीच भी अच्छे और बुरे दोनों तरह के होते हैं। और आज की ये वास्तविक घटना ठीक उसी रहस्यमयी सीमा पर खड़ी है, जहां डर, अंधकार और अनजाने रहस्य आपस में घुल मिल जाते हैं। तो आइए रोशनी बुझाकर मन को मजबूत करके डूब जाएं उस खून जमा देने वाली सच्ची घटना में। सुप्रभात मित्रों, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद राकिब हुसैन है। मेरा घर बंदर नगरी चट्टोग्राम में है। दोस्तों, अपनी जीवन गाथा शुरू करने से पहले मैं आपको अपने परिवार के बारे में बता दूं। हमारे परिवार में मैं, मेरे पिता, मेरी माँ और दादा दादी थे। हम चट्टोग्राम शहर से बहुत दूर एक छोटे से गांव में रहते थे। हमारा परिवार निम्न मध्यम वर्गीय था। मेरे पिता एक छोटे व्यापारी थे। उनका एक किराने की दुकान था, लेकिन वो सिर्फ दुकान तक सीमित नहीं रहता था। वो सारा सामान बैलगाड़ी में लाद कर गांव-गांव घूम-घूम कर बेचते थे। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते और उन पर भरोसा करते थे। कई बार पिता लोगों को उधार पर सामान दे देते। कोई पैसे लौटा देता, कोई नहीं भी लौटाता। फिर भी उन्होंने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया। मेरे पिता बहुत ही सीधे साधे इंसान थे। इसी तरह समय गुजरता रहा। जब मैं चौथी कक्षा में पढ़ता था, तभी मेरी पढ़ाई छूट गई। उसके बाद से मैं पिता के साथ किराने का सामान बेचने निकलने लगा। मैं छोटा था, फिर भी बैलगाड़ी ढकेलकर उनकी मदद करता। दिन अच्छे ही बीत रहे थे, कारोबार भी ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक बात मैंने हमेशा नोटिस की, मेरे माता पिता के बीच अक्सर बहुत झगड़े होते थे। पिता मध्यम वर्गीय परिवार से थे, जबकि माँ बिल्कुल ही गरीब परिवार से आई थी। माँ बेहद निर्धन घर की बेटी थी। शादी के बाद नाना नानी भी हमारे साथ ही रहते थे। बाद में वे बीमार होकर गुजर गए। उसके बाद माँ सिर्फ पिता के साथ ही रही, लेकिन दोनों के बीच झगड़े बढ़ते ही गए। ये सब दादा दादी को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन तो दादी ने मां के साथ हाथापाई तक कर डाली। मां ने इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया। और एक और बात, मां को जादू टोने के बारे में काफी जानकारी थी। ब्लैक मैजिक कैसे किया जाता है, इसमें उन्हें अच्छी महारत थी। उनका एक उस्ताद भी था जिसने उन्हें यह सब सिखाया था। मां की यह विशेष शक्ति थी कि वो पैरानॉर्मल यानी अलौकिक काम कर सकती थी। मेरी मां इन कामों, जादू टोने में बहुत ज्यादा निपुण नहीं थी, लेकिन उनकी एक परिचित महिला थी जो इसमें काफी माहिर थी। उसी महिला के जरिए मेरी मां तरह तरह के जादू टोने करवाती थी। इसी बात को लेकर अक्सर दादी से उनका झगड़ा होता। दादी कहती, तुम ये सब काम क्यों करती हो? ये तो शिर्क है, ये हराम है। इस्लाम इसे मान्यता नहीं देता, इसे बंद करो। लेकिन मां किसी भी तरह से रुकती नहीं थी। वो उस महिला के जरिए ये सब काम लगातार करती रही। इसी तरह झगड़े झंझट चलते चलते कुछ ही दिनों बाद दादी बीमार पड़ गईं। उन्हें दमा यानी हाफनी हो गया। सांस लेने में तकलीफ होती थी। मां के साथ झगड़े के 3 से 3.5 महीने बाद ही दादी का निधन हो गया। दादी के मरने के बाद दादा बिल्कुल टूट गए, क्योंकि वे दादी से बेहद मोहब्बत करते थे। दादी की मौत के बाद दादा मां से बेहद नाराज होकर हमारा घर छोड़कर चले गए। वे ना हमारे साथ रहते, ना ही हमारे घर का खाना खाते। वे मस्जिद में जाकर इमाम साहब के साथ रहने लगे। 5 वक्त की नमाज पढ़ते, दीन के रास्ते पर चलने लगे। गांव के लोग मेरे पिता से कहते, तुम्हारा बाप तो अब मस्जिद में रहता है, ये अच्छा नहीं लगता, उसे घर ले आओ। लेकिन दादा घर नहीं लौटते। वे कहते, मैं यहीं अच्छा हूँ, मस्जिद पास है, नमाज पढ़ सकता हूँ, दीन के रास्ते पर रह सकता हूँ, अब मुझे तुम्हारे घर जाने की जरूरत नहीं। इस तरह दादी की मौत और दादा के घर छोड़ देने की वजह से मेरे पिता मानसिक रूप से बहुत टूट गए। एक दिन दोपहर को मैं और पिता बैलगाड़ी लेकर सामान बेच रहे थे। तेज धूप, चारों ओर तपिश। तब हम खेत के बीच बने एक छायादार विश्राम स्थल पर बैठ गए। पिता बहुत प्यासे थे। उन्होंने मुझे पानी लाने को कहा, लेकिन हमारी बोतल का पानी खत्म हो गया था। दूर एक डीप ट्यूबवेल था, जहां खेतों में सिंचाई चल रही थी। मैं बोतल लेकर दौड़ा और पानी भर लाया। पानी लेकर लौटा तो देखा कि पिता के मुंह से झाग निकल रहा है। वे तड़प रहे थे। मैं छोटा था, घबराकर चिल्लाने लगा, क्या हुआ, क्या हुआ? आसपास ज्यादा लोग नहीं थे। दूर कुछ लोग काम कर रहे थे। मैं दौड़कर उन्हें बुलाने गया। लोग आकर बोले,
तुम्हारे पिता को सांप ने काट लिया है। इस जगह पर पहले से ही एक डरावना बड़ा सांप रहता है, हमने देखा है, इसलिए हम यहाँ नहीं बैठते। सब मिलकर पिता को उठाकर गांव के एक ओझा के घर ले गए। ओझा ने देखकर कहा, वो तो बहुत पहले ही मर चुके हैं, जहर शरीर में फैल चुका है। काटने के तुरंत बाद अगर लाते तो शायद बचाया जा सकता था, लेकिन अब मुमकिन नहीं। जहर जिगर तक फैल गया है, इसलिए उनकी मौत हो चुकी है। तो अब कोई फायदा नहीं। मैं जोर जोर से रोने लगा। असल में मेरी उम्र भी तब ज्यादा नहीं थी, कक्षा 4-5 में पढ़ता था, हाफ पैंट पहनता था, बिल्कुल छोटा सा बच्चा। वहां मुझसे पूछा गया, तुम्हारा गांव कहाँ है? मैंने गांव का नाम बताया। तब एक आदमी साइकिल लेकर हमारे गांव खबर देने चला गया। पिताजी की बैलगाड़ी वहीं पर छोड़ दी गई। वो आदमी साइकिल से हमारे घर पहुंचा और खबर दी। उसने मां को बताया कि पिता का इंतकाल हो गया है। खबर सुनकर मां टूट गई, जोर जोर से रोने लगी। बाद में मां, मैं और हमारे गांव की कुछ औरतें मिलकर उस गांव पहुंचे। वहां जाकर देखा कि पिता को पश्चिम की ओर सिर करके सफेद कपड़े में लपेटकर लिटा दिया गया है। पिता अब नहीं रहे। मां रोते रोते बेहोश सी हो गई। मैं भी रोने लगा। असर की नमाज के बाद पिता के दफन का इंतजाम हुआ। हम लाश को बैलगाड़ी में घर लाए, फिर जनाजा हुआ और दफन पूरा किया गया। पिता के गुजर जाने के बाद हमारा परिवार बिल्कुल बिखर गया। हम और भी गरीबी में डूब गए। पिता की थोड़ी बहुत आमदनी भी अब नहीं रही। बड़ी मुश्किल से हमने पिता का दफन पूरा किया। मैं अभी भी छोटा और असहाय था। दादा उस वक्त जिंदा थे, लेकिन मस्जिद में ही रहते थे। पिता की कब्र पर आए थे, मिट्टी भी डाली थी, लेकिन हमारे साथ रहते नहीं थे, बात भी नहीं करते थे। गांव के लोग कभी कभी उन्हें थोड़ी बहुत मदद कर देते, उसी से वे किसी तरह गुजारा करते। बाहर के लोगों से भी उनका ज्यादा मेलजोल नहीं था। इसी तरह दिन गुजरते गए। धीरे धीरे मैं बड़ा होने लगा। बहुत ज्यादा नहीं, लगभग 16-17 साल की उम्र हो गई। तब छोटे मोटे काम करके थोड़े बहुत पैसे कमाता और वो माँ को दे देता। माँ भी उसी पैसों से किसी तरह गुजारा करती। इसी बीच हमारे पास के गांव में फारवीन खातून नाम की एक लड़की की चर्चा होने लगी। वो अंधी थी। उसकी माँ का देहांत हो चुका था, सिर्फ पिता जिंदा थे। उसका कोई भाई बहन नहीं था। उस लड़की के पिता ने कहा, जो भी मेरी बेटी से शादी करेगा, मैं अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दूंगा। यह खबर चारों तरफ फैल गई। माँ ने भी सुनी और तुरंत तैयार हो गई। पिता के गुजर जाने के बाद कष्टों से भरी जिंदगी थी, इसलिए माँ ने सोचा, अगर मेरी शादी फारवीन से कराई जाए तो उसके पिता की संपत्ति मिल जाएगी। जमीन बेचकर जो पैसा मिलेगा उसी से तुम्हें विदेश भेज दूंगी। मैं हैरान होकर बोला, माँ, मैं तो अभी छोटा हूं, इस उम्र में विदेश कैसे जाऊंगा? इस उम्र में क्या शादी की जा सकती है? माँ ने कहा, कोई दिक्कत नहीं, उम्र 3-4 साल बढ़ाकर पासपोर्ट बनवा देंगे, इसी तरह तुम्हें विदेश भेज दूंगी। उस वक्त हमारे इलाके के बहुत से लोग विदेश जाते थे, सऊदी अरब, ओमान और दूसरे कई मुल्कों में। माँ ने भी सोचा कि बाकियों की तरह मुझे भी विदेश भेजेंगी, और इसी वजह से वो हर हाल में मुझे फारवीन खातून से शादी कराने की कोशिश कर रही थी। मुझे सब लोग तरह तरह की बातें कहते थे। असल में मैं प्रेम, मोहब्बत या शादी जैसी चीजों को ठीक से समझता ही नहीं था। फिर भी गांव के लोग मुझे कहते, अरे तेरी तो अभी शादी की उम्र ही नहीं हुई है, तू क्यों शादी करेगा? तेरी नाक से तो अभी दूध टपकता है, तू तो अभी बच्चा है, तेरी शादी का समय नहीं आया। ऐसी बहुत सी शर्मनाक बातें मुझे सुननी पड़ती। तब मैंने माँ से कहा, अम्मी, मैं भी शादी नहीं करूंगा, मेरी अभी उम्र नहीं हुई है, आप मुझे क्यों शादी करा रही हैं? लेकिन माँ ने मेरी कोई बात नहीं मानी। उन्होंने कहा, शादी करने में दिक्कत कहाँ है, तुझे शादी करनी ही होगी। मुझ पर बहुत दबाव डाला गया, जैसे अभी तुरंत शादी करनी ही होगी। मैं जितना माँ को समझाने की कोशिश करता है वो मानती ही नहीं। मैंने कहा, अम्मी मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं बाद में कर लूंगा। लेकिन माँ ने कुछ भी नहीं सुना, जबरदस्ती कहती रही, नहीं अभी शादी करनी होगी। मेरे राजी ना होने पर मैं एक दिन घर से भाग गया। तब मैं छोटा ही था, इसलिए नाना के घर चला गया। वहां जाकर 3-4 दिन रहा, लेकिन वहां से भी माँ मुझे जबरदस्ती पकड़कर वापस ले आई। नाना का घर असल में खाली ही रहता था, नाना नानी दोनों ही अब नहीं थे। बस पास वाले कमरे में मेरी माँ का एक चचेरा भाई रहता था। फिर भी माँ मुझे वहां से पकड़कर घर ले आई। घर लाने के बाद माँ गुस्से से कहने लगी, तू बहुत शरारती हो गया है, मेरी कोई बात मानता ही नहीं। फिर बहुत डांटा और मुझ पर दबाव बनाने लगी कि मैं शादी करूं। लेकिन जिस लड़की से मेरी शादी कराई जा रही थी, फारवीन, वो उम्र में मुझसे बड़ी थी और ऊपर से अंधी भी। मैं किसी हालत में राजी नहीं होना चाहता था, फिर भी मुझे जबरदस्ती उससे शादी करा दी गई। शादी के बाद मुझे बहुत बुरा लगने लगा। मुझे फारवीन बिल्कुल पसंद नहीं थी, ना वो ज्यादा खूबसूरत थी और ना ही देख सकती थी। सुहाग रात में मुझे जबरदस्ती उसके पास बैठाया गया। मैं रो रहा था, सोच रहा था मुझे ऐसी शादी के लिए मजबूर क्यों किया गया। इसके बाद दिन जैसे तैसे बीतने लगे। शादी के अगले ही दिन मेरी माँ ने फारवीन के पिता पर दबाव डाला। आपने तो कहा था शादी होते ही अगले दिन मेरे बेटे के नाम संपत्ति लिख देंगे,
लेकिन अब तक नहीं किया, अभी कर दीजिए। लेकिन फारविन के पिता ने तब टालना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, अरे इसकी तो अभी बालिग होने में 2 साल बाकी हैं। जब ये 18 का होगा तब मैं अपनी बेटी की संपत्ति इसके नाम लिख दूंगा। मां ने कहा, नहीं, हमारी तो ऐसी बात नहीं हुई थी। शर्त थी कि जिस दिन शादी होगी उसके अगले दिन संपत्ति मेरे बेटे के नाम करनी होगी। इस बात को लेकर बहस छिड़ गई। फारविन के पिता बोले, ठीक है, अभी लिख देता हूं, लेकिन अगर मेरी बेटी जो अंधी है उसे तुम 2 दिन में छोड़ दोगे तो मैं क्या करूंगा? मैंने तो अपनी बेटी की शादी के लिए अपना सब कुछ दे दिया है। मेरी जमीन, मेरा घर, पांव तले की मिट्टी तक सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद फारविन के पिता बोले, मैं तो अपनी बेटी को आपके घर ब्याह कर भी निश्चिंत नहीं हो पा रहा हूं। अगर आपने बेटी को ना रखा, उसे निकाल दिया, तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। ये तो हो ही नहीं सकता। तब मेरी मां उन्हें समझाने लगी, नहीं, कोई समस्या नहीं है, आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं आपकी बेटी को कभी तकलीफ नहीं दूंगी। मेरा तो एक ही बेटा है, इसलिए आपकी बेटी भी मेरी अपनी बेटी जैसी रहेगी। मैं उसका ध्यान रखूंगी, उसे प्यार करूंगी, कभी दुख नहीं दूंगी। इस तरह मां ने बहुत भरोसा दिलाया, लेकिन फारविन के पिता पहले मानने को तैयार नहीं हुए। बोले कि वे संपत्ति ऐसे ही नहीं लिख देंगे। इस पर मां बहुत गुस्सा हो गई। उन्होंने कहा, नहीं, देना ही होगा, ना देने का सवाल ही नहीं उठता। इसके बाद मां ने फारविन पर मानसिक प्रताड़ना शुरू कर दी। उसे ठीक से खाना नहीं देती, तिरस्कार की नजर से देखती, तरह तरह की कटु बातें कहती, बासी खाना परोस देती और कहती, मैं तुझे सिर्फ जमीन जायदाद की लालच में घर लाई हूं। अगर वे लोग संपत्ति नहीं देंगे तो मैं तेरे खर्च क्यों उठाऊं? गांव के लोग ये सब देखकर एक समय विरोध करने लगे। वे बोले, लड़की तो अंधी और लाचार है, लेकिन इसलिए उस पर इतना जुल्म करना ठीक है? उसे खाना ना देना, उसे सताना, ये तो नाइंसाफी है। तब मां ने सबके सामने कहा, उसके पिता ने वादा किया था कि शादी के बाद तुरंत संपत्ति मेरे नाम लिख देंगे। अब वो वादा पूरा नहीं कर रहा, तो फिर मैं क्यों इस लड़की को पाल पोस कर रखूं? गांव वाले तब फारविन के पिता से बोले, आपने तो कहा था कि संपत्ति लिख देंगे, अब अगर न देंगे तो आपकी बेटी पर अत्याचार होता ही रहेगा, इसलिए आप लिख दीजिए। आखिरकार फारविन के पिता ने शर्त रखी, ठीक है, मैं लिख दूंगा, लेकिन अगर आप सब वादा करें कि मेरी बेटी का ख्याल रखेंगे, उसे नजरअंदाज नहीं करेंगे, तभी मैं संपत्ति आपके नाम लिखूंगा। गांव के सब लोग राजी होकर बोले, ठीक है, हम लड़की का ध्यान रखेंगे, आप संपत्ति लिख दीजिए। फिर फारविन के पिता ने संपत्ति मेरी मां के नाम लिख दी। मां ने वादा किया कि उसे बेचकर मुझे विदेश भेजेंगे। कुछ दिनों बाद जमीन बेचकर उसी पैसे से एक दलाल को मेरा वीजा कराने के लिए पैसे दे दिए। प्रक्रिया शुरू हुई। कहा गया था कि 3 महीने के अंदर वीजा हो जाएगा, लेकिन 3 महीने बाद भी कोई प्रगति नहीं हुई। इस बीच मैं अंधी फारविन के साथ गृहस्थी चला रहा था, और करता भी क्या, गांव के लोग सब मिलकर उसे मेरे घर में पहुंचा चुके थे। इसलिए मैं चाहूं या ना चाहूं उसके साथ ही जिंदगी गुजारने लगा। खैर, शादी हो ही गई और गृहस्थी भी किसी तरह ठीक ठाक चलने लगी। अंधी होने के बावजूद फारविन मुझे समझने की पूरी कोशिश करती थी, कई बार बहुत अच्छे से समझ भी लेती थी। इस तरह 3 महीने बीत गए, लेकिन मेरे वीजा की कोई खबर नहीं आई। 3 से 4, 4 से 4.5, यहाँ तक कि 6 महीने भी निकल गए, लेकिन वीजा नहीं हुआ। 6 महीने बाद अचानक खबर मिली कि मेरा वीजा हो गया है। दलाल ने हमारे पास से पूरा पैसा ले लिया, अम्मी से सारा पैसा हड़प लिया और आखिरकार मुझे वीजा दिया। वीजा था सऊदी अरब का। मैं सऊदी अरब पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचते ही अजीब हालात का सामना करना पड़ा। मुझे धरहान यानी दमाम ले जाया गया, लेकिन मेरा कफील कहीं मिल नहीं रहा था। 3-4 दिन तक भटकता रहा, बहुत तकलीफें झेली। खाने पीने की दिक्कत तो थी ही, लेकिन जितनी परेशानियां आई वो बयान से बाहर है। 3-4 दिन बाद आखिरकार कफील से मुलाकात हुई, लेकिन उसने बताया, तुम्हारा वीजा नकली है, असली वीजा पर दूसरा वीजा चढ़ाकर एक जाली वीजा बनाया गया है, इस वजह से तुम्हारा इकामा नहीं बनेगा। मैं हैरान होकर बोला, यह कैसे हो सकता है? मैंने तो नगद पैसा देकर वीजा लिया है। वो बोला, जिस दलाल से आए हो उससे बात करो, ये वीजा फर्जी है। मैंने दलाल से संपर्क किया। दलाल बोला, नहीं, मैंने तो सही वीजा दिया था। असली समस्या उस सऊदी कफील की है। वो वीजा के नाम पर धंधा करता है, एक आदमी को ले जाता है, फिर उसे कैंसिल करके किसी और को ले जाता है, यही उसका धंधा है। गांव के लोग बोले, कुछ पैसे तो वापस करो, लेकिन दलाल बोला, मैं क्या वापस दूं? मैंने तो 10-15 हजार टका से ज्यादा मुनाफा भी नहीं कमाया, अब पैसा मेरे पास नहीं है। आखिरकार उसने 1 पैसा भी वापस नहीं किया। इस तरह फारविन के पिता की जमीन बेचकर मिले सारे पैसे बर्बाद हो गए।
उसके बाद फारवीन के पिता सिला चले गए धार्मिक कामों के लिए, वहां से फिर लौटकर नहीं आए। बेटी को मेरे घर छोड़कर वो लगभग गायब ही हो गए, किसी से कोई संपर्क भी नहीं रखा। इधर घर में फारवीन को स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी मेरी माँ। वो अक्सर कहती, ये लड़की मनहूस है, इसका नसीब अच्छा नहीं, इसी की वजह से मेरा बेटा विदेश से मार खाकर लौट आया। मेरी अम्मी ने पारवीन पर तरह तरह से जुल्म करना शुरू कर दिया। हालांकि वो शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक था। अनगिनत कटु बातें, अपमान, तिरस्कार, हर तरह से उसे तकलीफ पहुंचाती थीं। सीधे हाथ नहीं उठाती, लेकिन गंदी बातें करके उसे बेहद मानसिक पीड़ा देती। मैं उस समय समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करूं, किससे कहूं। कहने की कोई जगह भी नहीं थी, बस चुपचाप सब सहता था। गांव के लोग भी अब कुछ नहीं कहते थे। अम्मी बार बार मुझसे कहती, तू दूसरी शादी कर ले, कोई और लड़की से शादी कर ले, तब ये अंधी औरत खुद ब खुद घर छोड़कर चली जाएगी। मैं कहता, माँ इसमें तो उसका कोई दोष नहीं, उसने तो कोई गलत काम नहीं किया, मेरी ही किस्मत खराब थी। विदेश गया, वीजा नकली निकला, इसलिए वापस आना पड़ा, इसके लिए उसे क्यों दोष दें? उसने तो कोई अपराध नहीं किया। लेकिन मेरी अम्मी जोर देकर कहती, नहीं, इसमें इसका अपराध है, इसी की वजह से आज सब कुछ ऐसा हुआ है, तू इसे घर से निकाल दे, अब और मत रख। मैं अम्मी की कोई बात नहीं मानता था। उस समय मैं राइस मिल में काम करता था, थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, उन्हीं से किसी तरह घर का खर्च चलाता था। राइस मिल के मालिक से मेरा अच्छा रिश्ता था। उनकी एक बेटी थी, नाम था आसमा। उसका अपने पति से निभ नहीं रहा था, इसलिए वो अपने मायके आ गई थी। उम्र में मुझसे बड़ी थी, लेकिन मेरी अम्मी ने उससे और मिल के मालिक से बात करके एक प्रस्ताव पाया। मालिक ने कहा, मैं ये राइस मिल तुम्हारे बेटे को दे दूंगा, लेकिन शर्त है कि अंधी औरत को घर से निकालकर आसमा से शादी करनी होगी। अम्मी जैसे पागल हो गईं, किसी भी तरह पारवीन को भगाने का उपाय सोचने लगी। लेकिन समस्या ये थी कि गांव वाले सब पारवीन के पक्ष में थे। अम्मी उसे जितना भी सताती, गांव के लोग विरोध करते। गांव के बुजुर्ग भी आकर पारवीन से पूछते, तुझे खाने में दिक्कत होती है, रहने में दिक्कत होती है, कोई समस्या है? तब पारवीन बस रोती रहती, दिन रात आंसू बहाती रहती। मैं समझ ही नहीं पाता कि क्या करूं। गरीब और लाचार इंसान होने की वजह से एक भयावह हालात में फंस गया था। आखिरकार जब देखा कि किसी भी तरह पारवीन को विदा करना मुमकिन नहीं है और गांव के लोग सब उसके पक्ष में हैं, तब मेरी अम्मी ने डरावना रास्ता अपनाया। उन्होंने कुफरी काम शुरू कर दिया। पारवीन पर जिन उतारने की कोशिश करने लगी। तावीज, कब्ज, तरह तरह के मंत्र पढ़ा हुआ पानी पिलाना, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा। यहां तक कि पारवीन के बाल काटकर ब्लैक मैजिक किया जाता था। लगभग 1.5 महीने में इन सब की वजह से पारवीन पूरी तरह पागल हो गई। वो अचानक बिना वजह हंसने लगती, हाथ में डंडा लेकर दौड़ती भागती। हालत ऐसी हो गई कि पहचानना मुश्किल था कि क्या ये वही पहली वाली इंसान है या कोई और। मेरी अम्मी तब गांव के उन लोगों के पास गई जो मेरी जमीन जायदाद के कागजात में गवाह बने थे। वो उनसे कहने लगी, देखिए, ऐसी एक घटना हो गई है, मेरा बेटा तो अभी जवान है, वो कैसे एक पागल औरत के साथ घर गृहस्थी चलाएगा? पहले वो अंधी थी, वो मैंने मान लिया था, कोई दिक्कत नहीं हुई, बहू के रूप में मैंने उसे स्वीकार किया था, लेकिन अब तो पूरी तरह पागल हो गई है। मैं जानबूझकर कैसे एक पागल औरत को अपने बेटे की जिंदगी से बांध कर रख सकती हूँ? ये तो नामुमकिन है। आप लोग गांव के इज्जतदार लोग हैं, 10-15 आदमी हैं, कुछ ना कुछ उपाय कीजिए, इस पागल औरत को हमारे घर से विदा कर दीजिए। मेरा बेटा इतनी कम उम्र में सारी जिंदगी एक पागल के साथ तो नहीं गुजार सकता, ये तो असंभव है। अम्मी की बातें सुनकर गांव वाले भी देख रहे थे। सचमुच पारवीन पूरी तरह पागल हो चुकी थी। वो कपड़े उतारकर नंगी घूमती, किसी पर भी झपट पड़ती, काट लेती। पागलपन के सारे भयानक लक्षण उसके अंदर दिखाई देने लगे। गाली गलौज, मारपीट, गंदा बर्ताव सब कुछ करने लगी थी। तब गांव वाले चिंता में पड़ गए। अब क्या किया जाए? इस हालत से कैसे छुटकारा मिलेगा? लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कुछ दिन ऐसे ही बीतने के बाद एक दिन पारवीन घर से निकल गई। दरअसल अम्मी ही उसे घर से निकाल बाहर कर दी। वो हमारे घर के सामने स्कूल के मैदान में जाकर रहने लगी। उसी दिन से गांव में लोग उसे पागली पारवीन कहकर बुलाने लगे और उसी दिन अम्मी ने उसे हमेशा के लिए घर से निकाल बाहर कर दिया।
लेकिन एक सच जो मैं छोड़कर कोई नहीं जानता था, मेरी अम्मी ही पारवीन पर ब्लैक मैजिक और ताबीज तंत्र कर रही थी। मेरी वही माँ जिसने मुझे इस दुनिया में जन्म दिया, वही ऐसे काम कर रही थी। ये बात मैं कभी किसी से कह नहीं पाया। मैं कभी मुंह खोलकर किसी को नहीं बता सका कि मेरी अम्मी के अत्याचारों की वजह से ही पारवीन घर से निकाली गई और आखिरकार उसकी मौत हुई। मैंने सोचा अम्मी जो कर रही हैं उसकी सजा उन्हें अल्लाह ही देंगे। मैंने बस मान लिया कि एक दिन इसका न्याय जरूर होगा। लेकिन पारवीन के घर से निकलने के कुछ ही दिन बाद अम्मी अब आसमा को मेरी पत्नी बनाने के लिए लग गई। उन्होंने आसमा के पिता से बातें शुरू कर दी, शादी की तारीख तय करने लगी। मैं अंदर से बहुत टूट रहा था। अपनी ही माँ की इतनी गंदी चालें देखकर कुछ भी कर पाने की हालत में नहीं था। फिर गांव के 8-10 लोग, कुछ औरतें भी जो हमेशा अम्मी के कहने पर चलती थीं, इकट्ठा होकर फैसला कर लिया अब मुझे आसमा से ही शादी करनी होगी। आखिरकार मेरी शादी आसमा से हो गई। उसका पूरा नाम था अख्तर आसमा, लेकिन मैं उसे बस आसमा कहकर ही बुलाता था। शादी के बाद मैंने गृहस्थी शुरू की, लेकिन दिल में कोई भावना नहीं थी। अम्मी ने लालच में आकर मुझे जिस औरत के हवाले कर दिया, उसी के साथ घर बसा लिया। हालांकि सच कहूं तो आसमा देखने सुनने में अच्छी थी, पारवीन से कहीं ज्यादा खूबसूरत, इसलिए गृहस्थी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन इतिहास जैसे फिर से खुद को दोहराने लगा। शादी के 3-4 महीने बाद आसमा गर्भवती हो गई और तभी मेरी अम्मी ने चाल चली। उसे अनानास खिलाकर उसका गर्भपात करवा दिया। बच्चे को गिराने के बाद यह खबर आसमा के पिता के कानों तक पहुंच गई। जैसे ही उन्हें पता चला, उन्होंने मेरी अम्मी से झगड़ना शुरू कर दिया। मेरी बेटी मां बनना चाह रही थी, आपने उसे मां बनने से क्यों रोका? आपने क्यों उसे अनानास खिलाकर उसके पेट का बच्चा गिरा दिया? ये आप क्या कर रही हैं? इस तरह दोनों के बीच बहुत कहासुनी हुई। एक समय पर अम्मी ने आसमा के पिता से साफ कह ही डाला, जब आपने अपनी बेटी की शादी की थी तब वादा किया था कि जो राइस मिल आपके पास है उसे मेरे बेटे के नाम लिख देंगे, लेकिन शादी को इतने महीने हो गए फिर भी आपने नहीं दिया। आप कैसे आदमी हैं? वादा करके भी निभाया नहीं। ये सुनकर आसमा के पिता और भी गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, तो क्या लालच में आकर आपने मेरी बेटी की शादी मेरे बेटे से कराई थी? मैं अगर मर जाऊंगा तो मेरी सारी जायदाद तो मेरे बेटे बेटियों को ही मिलेगी। अभी क्यों देना जरूरी है? किस लिए? लेकिन मेरी अम्मी जरा भी नरम नहीं पड़ी, जोर देकर बोली, नहीं, अभी देना ही होगा। आपने मुझसे वादा किया था, वादे के मुताबिक अभी राइस मिल मेरे बेटे के नाम लिखना पड़ेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। इस बात पर जबरदस्त झगड़ा हुआ। मैं अंदर से बहुत दुखी हुआ। लगा, अम्मी ऐसा क्यों कर रही हैं? कभी मुझे यहां बेचती हैं, कभी वहां। मैं असल में कौन हूं? मैं क्या हूं? कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी ये सब ठीक नहीं है, जो आप कर रही हैं अच्छा नहीं है, थोड़ा शांत रहिए। लेकिन मेरी बात कौन सुनता? अम्मी कभी मेरी नहीं सुनती थी। वो वही करती जो उन्हें सही लगता। मैं जितना समझाता कोई असर नहीं होता। आखिर मैंने सोच लिया, जो किस्मत में लिखा है वही होगा। सब स्वीकार कर लिया। इसी तरह आसमा के साथ गृहस्थी चल रही थी, ठीक ठाक ही चल रही थी। फिर से झगड़े शुरू हो गए आसमा के पिता से राइस मिल अपने नाम लिखवाने को लेकर। लगभग हर दिन ही कलह होता। आखिर एक दिन आसमा ने अपने पिता के पास जाकर शिकायत की। बोली, मेरी सास मुझे बहुत तकलीफ देती है, मानसिक रूप से बहुत सताती है। इसके बाद आसमा के पिता गांव से 10 लोगों को लेकर हमारे घर में पंचायत बिठा दिए। वहां जब अम्मी ने उनसे भी बुरा व्यवहार किया तो आसमा के पिता बर्दाश्त न कर सके। वो ताकतवर आदमी थे। गुस्से में घर में घुस आए और मेरी अम्मी की बुरी तरह पिटाई कर दी। मेरी आंखों के सामने मेरी मां पिट रही थी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कह पाया। पिटाई के बाद आसमा के पिता ने चेतावनी दी, अगर मेरी बेटी पर फिर से हाथ उठाया या उसे तकलीफ दी तो बुरा हाल कर दूंगा। इतना कहकर वो चले गए। आसमा फिर भी हमारी ही घर में रह गई। लेकिन इसके बाद मैंने गौर किया, जैसे अम्मी ने पहले पारवीन पर ब्लैक मैजिक किया था, अब वही चाल उन्होंने आसमा पर शुरू कर दी। आसमा के नाखून, बाल, बदन के कपड़े सब इकट्ठा करके ताबीज बनाती, काला जादू करती। मैं सब देखता था, लेकिन अम्मी से सीधे कुछ कह नहीं पाता था। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी थी। अम्मी के अन्याय, अपराध मेरी आंखों के सामने होते हुए भी मैं विरोध नहीं कर पाता। बस धीरे से कह देता, अम्मी ये ठीक नहीं, आप गलत कर रही हैं, बंद कीजिए। लेकिन अम्मी कुछ नहीं सुनती, उल्टा कहती, जो मैं कर रही हूं वही सही है। मैं आसमा से भी कुछ नहीं कहता, ना उसके पिता से।
बस चुपचाप सब सहता रहता। इसके बाद भी जिन्न ने मुझसे कहा, तेरी माँ फिर से आसमा पर ताबीज करेगी, वो उसे तुझसे दूर करने की कोशिश करेगी। मैंने कहा, नहीं, मेरी माँ ने मुझसे वादा किया है कि वो आसमा को मुझसे दूर नहीं करेगी, क्योंकि आसमा के पिता की संपत्ति है, उसमें से मुझे भी हिस्सा मिलेगा। जिन्न हंसकर बोला, तुझे अभी कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, आसमा का भाई ही सब ले लेगा, इतनी जल्दी तुझे कुछ नहीं मिलेगा। और तेरी माँ इसे कभी मानने वाली नहीं है, वो फिर से आसमा के लिए ताबीज करेगी। अगर मैं चला भी जाऊं तो कोई और खराब जिन आकर आसमा को मार डालेगा, किसी भी तरह से तू आसमा को बचा नहीं पाएगा। मैं रोते हुए बोला, आप कुछ कीजिए ताकि मेरी आसमा जिंदा रहे और मैं उसके साथ रह सकूं। जिन ने गहरी सांस लेकर कहा, असल में मैं कुछ नहीं कर सकता, तेरी माँ कभी आसमा को जिंदा नहीं रहने देगी, आज नहीं तो कल किसी और जिन से वो उसे नुकसान पहुंचाएगी। हमारी कौम में बहुत डरावने जिन है जो कुछ सेकंड में इंसान की जान ले सकते हैं, मैं इसे रोक नहीं पाऊंगा। मैंने विनती की, आप कम से कम मुझे कोई रास्ता बताइए, मैं उसी रास्ते पर चलकर आसमा के साथ रहना चाहता हूं। तब वो बोला, अगर तू आसमा के साथ रहना चाहता है तो बता, पारवीन ने क्या गुनाह किया था? सिर्फ अंधी होने की वजह से? क्या वही उसका अपराध था? मैंने कहा, नहीं, उसका अंधापन कोई समस्या नहीं था, लेकिन पारवीन के साथ मैं इतना करीब नहीं हो पाया। वो हंसकर बोला, मतलब तू आसमा की खूबसूरती पर फिदा हो गया है। इसी बीच फज्र की अजान शुरू हो गई। अजान होते ही अचानक आसमा चिल्लाकर रोने लगी। मैं समझ गया जिन जा चुका है। पूरा दिन मैं इंतजार करता रहा कि कब फिर वो जिन आएगा, कब फिर आसमा के जिस्म में दाखिल होकर मुझसे बात करेगा। एक दिन मैंने इलाके की मस्जिद के इमाम से सलाह ली। उनसे पूछा, जिन आने के लिए कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? इमाम बोले, ये बातें कहना ठीक नहीं है। फिर भी उस रात में आसमा के पास लेटकर दुआ पढ़ने लगा। जितना जानता था उतना ही पढ़कर उसके जिस्म पर फूंक मारी ताकि वो ठीक हो जाए। आखिरकार वही जिन फिर आसमा के साथ आ पहुंचा। उसने आते ही बिस्मिल्लाह कहा और मुझे सलाम किया। मैंने जवाब दिया। वो बोला, क्यों रे, पूरे दिन मेरे लिए इतना बेचैन क्यों रहा? मैंने कहा, हुजूर, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरी आसमा को बचा लीजिए, मैं उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूं। वो बोला, ठीक है, लेकिन तुझे एक काम करना होगा। अगर तू आसमा को पाना चाहता है तो पारवीन को वापस ले आ। मैं हैरान होकर बोला, पारवीन को वापस लाने का मतलब? वो बोला, हाँ, पारवीन ने तो कोई गुनाह नहीं किया था, उसका क्या कसूर था? अगर नहीं था तो तूने पारवीन को मानसिक रूप से क्यों सताया? तू पारवीन को वापस ले आ और आसमा को उसके मायके भेज दे, जहां वो अपनी माँ और भाई के पास रहे, और उस पागल लड़की को जो स्कूल के सामने सोती है उसे ब्याह कर अपने घर ले आ। उसने मुझसे कहा, तू शादी कर रहा है, इसीलिए गुस्ल फुस्ल कराकर उसे घर में लाना जरूरी है। मैंने कहा, वो तो पागल है, आंखों से देख भी नहीं सकती। उसने जवाब दिया, वो आंखों से भी देख पाएगी और पागलपन भी ठीक हो जाएगा, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे ही कर। मैंने पूछा, कब करूं? वो बोला, आज दोपहर तू जोहर की नमाज पढ़कर मस्जिद से लौटेगा, फिर उसका हाथ पकड़ना, देखेगा वो ठीक हो जाएगी और आंखों से भी देख सकेगी। मैंने फिर पूछा, सचमुच आंखों से देख पाएगी? वो बोला, हाँ, आंखों से भी देख पाएगी। ये कहकर जिन ने बड़े अच्छे ढंग से विदा ली और मुझसे वादा किया कि वो आसमा को कोई नुकसान नहीं होने देगा। उसके बाद मैंने फजर की नमाज पढ़ी। नमाज के बाद आसमा को उसके मायके पहुंचा दिया, फिर जोहर की नमाज पढ़कर लौटा और बताया अनुसार पारवीन का हाथ पकड़ लिया। जो लड़की सड़कों पर बिल्कुल नग्न घूमती थी, आधी पागल हालत में रहती थी, उसने मेरा हाथ पकड़ते ही कहा, क्या बात राकिब, तुमने मेरा हाथ पकड़ा? मैं हैरान होकर बोला, तुम तो पागल थीं। वो हंसकर बोली, पति के साथ रहने वाली पत्नी क्या कभी पागल होती है? फिर मैंने कहा, चलो घर। वो बोली, ठीक है, चलो। मुझे लगा पल भर में वो पूरी तरह ठीक हो गई है। जैसे जिन ने मुझे सिखाया था, हाथ पकड़ते ही उसका सारा पागलपन गायब हो गया। मैं उसे लेकर घर आया। मेरी माँ देखकर चीख पड़ी, इस पागल को घर में ला रहा है? मैंने कहा, आप हट जाइए। फिर वो घर के भीतर चली आई। तभी ये दिखाई दिया कि जो लड़की पहले अंधी की तरह कुछ भी नहीं देख सकती थी, अब वो बिल्कुल साफ साफ देख पा रही है। वो आसमा के कपड़े लेकर गुस्ल करने चली गई। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। सब हैरानी से कहने लगे, अल्लाह,
इतने दिनों से पागल लड़की इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई? इतनी खूबसूरती से बातें कर रही है, अच्छा बर्ताव कर रही है। गांव वाले अविश्वास में दंग रह गए। करीब 14-15 दिन तक वो मेरे घर में अच्छे से रही, लेकिन उसके बाद मेरी माँ ने फिर से उस पर तागीज झाड़ फूंक शुरू कर दिया। हालांकि इस बार वो जिन मेरे पास दोबारा नहीं आया। मैं किसी कबीराज के पास भी नहीं गया, क्योंकि वही जिन मुझे कह गया था कि कभी किसी कबीराज के पास मत जाना। एक दिन जिन ने मुझसे कहा, तू अपनी बीवी को ठीक करने के लिए कहीं किसी कबीराज ओझा के पास मत जाना, किसी से कुछ मत कहना, मैं जो कहूंगा बस वही करना। इस तरह एक दिन दोपहर को मैं खाना खा रहा था, कमरे में बैठकर खा रहा था, फारवीन भी खा रही थी। अचानक मेरी माँ आई और फारवीन को मारने लगी। तू क्या खाना खा रही है? माँ उसे मार रही थी, लेकिन फारवीन कुछ नहीं बोली। तभी माँ मुझे भी मारते मारते धक्का दे बैठी। मैं बहुत कमजोर था, धक्का खाकर पीछे गिर पड़ा। पीछे एक बड़ी छुरी बोटी रखी थी, सीधा तो नहीं, लेकिन हाथ उसने लग गया और कट गया। मैं हाथ दबाकर चीखते हुए डॉक्टर के पास भागा। वहां मेरा पट्टी हो रहा था। तभी हमारे मोहल्ले का एक लड़का दौड़ता हुआ आया और बोला, भाई आफत हो गई, आपकी माँ को आपकी बीवी फारवीन ने मार डाला। मैं पट्टी अधूरी छोड़कर भागा और घर आया। देखा माँ का पूरा शरीर खून से भीग गया है। लोग उन्हें उठा ले जा रहे हैं। उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, माँ की मौत हो चुकी है। क्योंकि यह कत्ल का मामला था, पुलिस को खबर दी गई। पुलिस तुरंत फारवीन को पकड़ने पहुंची। सबने गवाही दी कि मेरी बीवी ने ही माँ को मारा है। लेकिन जब पुलिस उसे पकड़ने गई, तब फारवीन स्कूल के मैदान में पागलों जैसी हरकतें करने लगी। पुलिस को लगा कि आरोपी अक्सर बचने के लिए नाटक करते हैं, ये भी वही कर रही है, इसलिए उसे पकड़कर थाने ले गए। माँ को घर लाकर गुस्ल कराया गया और दफन किया गया। फारवीन तब थाने में थी। इस बीच आसमा फिर से हमारे घर आने जाने लगी और मेरे साथ रहने लगी। धीरे धीरे आसमा पूरी तरह ठीक हो गई, पहले जैसी सामान्य। फारवीन को 1.5 महीने थाने में रखकर बाद में जेल भेजा गया। लेकिन चूंकि वो पागल थी, केस का मुकदमा नहीं चला। डॉक्टर की जांच में भी साबित हो गया कि वो सचमुच पागल है। तब पुलिस उसे मेरे पास वापस ले आई और कहा, ये पागल है, आप इसे ठीक से संभालिए। इस तरह वो केस से बरी हो गई। बाद में फारवीन फिर से हमारे घर आई, लेकिन उसे बांधा नहीं जा सकता था। वो फिर से स्कूल के मैदान में चली जाती, वहीं बैठी रहती। कोई खाना देता तो खा लेती, नहीं देता तो यूं ही बैठी रहती। हालांकि पहले जैसी डरावनी पागलपन वाली हरकतें अब नहीं करती थी। मैं तब आसमा के साथ दिन गुजार रहा था। 2-1 महीने के भीतर ही आसमा गर्भवती हो गई और फिर मेरी एक बेटी पैदा हुई। बेटी के जन्म वाले दिन ही आसमा के बड़े भाई ने मुझसे कहा, राइस मिल तुम चलाओ, पिताजी के बाकी कारोबार मैं देखूंगा। चूंकि तुम कोई काम नहीं करते, इसलिए राइस मिल मैं तुम्हें दे रहा हूं। कुछ ही समय बाद उसने राइस मिल पूरी तरह मेरे नाम कर दी। तब से मैं राइस मिल चलाने लगा। उधर फारवीन अब पहले जैसी डरावनी पागलपन वाली हरकतें नहीं करती थी, बस खेत खलियान में जाकर बैठी रहती थी। मैं जितना भी कोशिश करता उसे घर में रोक नहीं पाता। बहुत से कबीराजों के पास ले गया, डॉक्टरों को भी दिखाया। डॉक्टरों ने कहा उसके दिमाग में समस्या है। ओझाओं ने झाड़ फूंक की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि अब वो पहले की तरह कपड़े उतारकर सड़कों पर नहीं घूमती थी। मैं जब जब जाता उसे अच्छे कपड़े देता, ईद चांद पर नए कपड़े देता, खाना खिलाता। कभी कभी पागल खाने में भी 4-5 महीने रखा, लेकिन वहां से आने के बाद फिर वही हाल, खेतों में जाकर बैठ जाती। आसमा मगर फारवीन को बहुत पसंद करती है। वो अक्सर उसे घर बुलाती, खाना खिलाती, जबरदस्ती नहलाती। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। अल्लाह की रहमत से अब मेरी 2 बेटियां और एक बेटा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं बहुत अच्छा हूं। राइस मिल भी चला रहा हूं, आमदनी भी अच्छी है। मैं आसमा को अपनी पत्नी मानता हूं, लेकिन फारवीन को भी पत्नी ही समझता हूं, भले ही वो पागल है। सर्दियों में जब उसे मैदान में बैठे देखता हूं तो बहुत रहम आता है। मैंने उसका एक वीडियो आपको भेजा है, देखकर समझ पाएंगे कि मैं कितना दुखी हूं कि उसे ठीक नहीं करवा पा रहा। बहुत डॉक्टरों और ओझाओं के पास ले गया, लेकिन कोई हल नहीं मिला। आपकी वीडियो बहुत लोग सुनते हैं। अगर कोई मेरी पत्नी का इलाज कर सके तो कृपया मुझसे संपर्क करें। अगर आप मेरी ये बातें लोगों तक पहुंचा दें तो मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। आपके लिए मेरी दुआएं और मोहब्बतें हैं। मैं आपका एक दीवाना चाहने वाला हूं। चटगांव की मिट्टी से हमेशा आपकी कहानियां सुनता हूं और आपको बहुत चाहता हूं।
अगर संभव हो तो मेरी यह कहानी प्रचारित कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रिय मित्रों, आप सभी को दिल से धन्यवाद। चटगांव के भाई राकिब हुसैन की जिंदगी की इस सच्ची कहानी को शुरू से अंत तक मेरी आवाज में सुनने के लिए मैं आभारी हूं। ये कहानी सचमुच दिल को छू लेने वाली और बेहद मार्मिक है। मोहब्बत, दुख, त्याग और रहस्य से भरी ये घटना हमें कई सीख देती है। खास तौर पर माँ का दर्जा और संतान के साथ माँ का रिश्ता कितना अनमोल होता है, ये बात फिर से याद दिला गई। मैं दुआ करता हूँ जिनकी जिंदगी में अब भी माँ मौजूद है, अल्लाह उन्हें हिदायत दे और संतान के लिए रहमत बनाए, और जिन्होंने अपनी माँ को खो दिया है उनके लिए सलामती और दुआएं हैं। दोस्तों, हर कहानी हमारी जिंदगी का आईना होती है। कोई खुशी देती है, कोई सबक देती है, तो कोई आंखों में आंसू ला देती है। आप लोगों का प्यार ही मुझे लगातार प्रेरित करता है कि नई नई कहानियां आप तक पहुंचाऊं। आज के लिए यहीं खत्म करता हूं। फिर मुलाकात होगी किसी और दिन जिंदगी की किसी और सच्ची कहानी के साथ। तब तक सब खुश रहें, स्वस्थ रहें।